अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुसान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस मुआहदे के बारे में जो आज से 100 साल पहले अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर जिसमें ऑटोमन एम्पायर भी शामिल थी उनके दरमियान किया गया, एंड विच इज ट्रीटी ऑफ लुज़ान। In the whole of the history of humanity, to point out the one case. ट्रीटी ऑफ लुज़ान एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि अलाइड पावर्स एंड ऑटोमन एम्पायर के दरमियान किया गया, जिसने ऑफिशियली तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म किया। ये एग्रीमेंट मॉडर्न तुर्की को रिकग्नाइज करने और उसकी बॉर्डर्स को इस्टेब्लिश करने का बाइस बना। इसके नतीजे में ग्रीक्स को अनातोलिया से बाहर निकाला गया और ग्रीस एंड तुर्की के दरमियान पॉपुलेशन का तबादला हुआ। ट्रीटी ऑफ लुज़ान ने प्रीवियस ट्रीटी ऑफ सेवरिस की जगह ली और तुर्की की मॉडर्न बाउंड्रीज और पॉलिटिकल लैंडस्केप शेपिंग में एक अहम डॉक्यूमेंट है। ट्रीटी ऑफ लुज़ान प्राइमरीली तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ऑटोमन एम्पायर की डिसोल्यूशन के बाद हुआ। इस ट्रीटी में साइन किए जाने वाले कुछ मेन फैक्टर्स ये थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में सेंट्रल पावर्स इंक्लूडिंग ऑटोमन एम्पायर को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में अहम पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल चेंजेस हुई। जंग के बाद कई ट्रीटी एंड एग्रीमेंट पर बातचीत की गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ऑटोमन एम्पायर टूट फूट का शिकार थी। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी वैसे वैसे सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अलाइड पावर्स के कंट्रोल में आ गए। ट्रीटी ऑफ सेवरस 1920 में साइन की गई, जिसका बुनियादी मकसद सल्तनत उस्मानिया की तकसीम को बाज़ाब्ता तौर पर शक्ल देना और जंग के बाद की सिचुएशन को हल करना था। ताहम इस मुआहदे को अप्रूव या कंफर्म नहीं किया गया और तुर्की में इसकी शदीद मुखालफत हुई, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी पैदा हुई। ट्रीटी ऑफ लुज़ान के नतीजे में तुर्कों में ट्रीटी ऑफ सेवरस की वजह से डिससेटिस्फेक्शन हुआ, जो कि एक तरफ था जिसने अलाइड पावर्स के तहत सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया था। इसके बाद तुर्क नेशनलिस्ट मूवमेंट सामने है, जिसकी सरबराही मुस्तफ़ा कमाल ने इस मुआहदे की मुखालफत से की, जिसके नतीजे में 1921 में सकरिया की लड़ाई हुई। इस एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद नई सरहदों को रिकग्नाइज करना, खिलाफत को ख़त्म करना, टर्की रिपब्लिक की बुनियाद रखना, सीरिया को फ्रेंच के अंडर करना, इजिप्ट, सूडान, इराक एंड फ़लस्तीन को ब्रिटिश के अंदर करना, एजियन सी एंड ब्लैक सी के दरमियान बॉस्फोरस स्ट्रेट को सिविलियन पैसेज डिक्लेयर करना और तमाम शिपिंग के लिए खोलना, और साथ ही टर्की को ब्लैक सी में किसी भी किस्म की ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ फॉर ऑयल एंड गैस के लिए रिस्ट्रिक्ट करना है। दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट सिर्फ 100 साल तक जारी रहता है, एंड बाय द एंड ऑफ 2023 टर्की विल बी फ्री फ्रॉम द टाई ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड but the question arises that what will happen after the expiration of this treaty। 2023 के ख़त्म होते ही ये एग्रीमेंट की मियाद भी ख़त्म हो जाएगी, एंड विद द एक्सपायरेशन ऑफ दिस ट्रीटी आफ्टर 100 years टर्की विल एबल टू कंडक्ट ऑयल एंड गैस एक्टिविटीज सच एज ड्रिलिंग इन द ब्लैक सी, जिसमें टर्की के अंदाजे के मुताबिक 10 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल और 2 ट्रिलियन क्यूबिक मैट्रिक्स नेचुरल गैस के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें बॉस्फोरस स्ट्रेट के जरिए शिपिंग के लिए टैक्सेस एंड फीस कलेक्शन की जाएगी, एंड इन दिस केस द इस्तांबुल कनाल एर्दोगान एबल टू रिक्लेम द आइसलैंड इन द एजियन सी, जिससे टर्की की इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा और खास करके एनर्जी सेक्टर, जहां टर्की वुड नो लॉन्गर डिपेंड ऑन रशिया, अजरबैजान एंड ईरान। The rise of new Turkey will bring another dimension and more dynamic geopolitics, especially regarding ideology। टर्की की बहाली के साथ मुस्लिम वर्ल्ड इस पोजीशन में है कि वो अपनी साख का दावा करे। देखने के लिए एक दिलचस्प बात यह भी है कि टर्की एक बढ़ती हुई रीजनल ताकत के तौर पर सुपर पावर ममालिक से किस तरह बात करेगा, तुर्की खुद को अमेरिका एंड चीन के दरमियान कैसे डालेगा, क्या रूस के साथ ताल्लुकात बरकरार रखेगा, क्या तुर्की एक बार फिर मुस्लिम ममालिक का कायद बनने का ख्वाब पूरा कर सकेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। सो आज तक के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं चला नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।